नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारे थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल पिछले 9 साल की जो सबसे मोस्ट अवेटेड स्पीच प्रधानमंत्री की थी वो आज थी। यानी प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर क्या बोलने वाले हैं, बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे, इस बात का पूरे देश को इंतजार था। जब विपक्ष प्रधानमंत्री को मणिपुर के मसले पे किसी डिबेट डिस्कशन में नहीं ला पाया तो उसके बाद उसने तय किया था कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि प्रधानमंत्री को अंत में मणिपुर के मसले पर बोलना ही पड़े। जाहिर सी बात है, ऐसे में सबकी नजर इसी बात पर लगी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोलेंगे और उस अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर के संदर्भ में उनकी क्या टिप्पणी होगी, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप पिछले कई महीनों से लग रहा था कि मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर में जब सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई है, जहां सेना, असम राइफल्स और लोकल पुलिस के बीच में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, जहां दो समुदायों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर के डीजीपी को बुलाकर डांट डपट लगानी पड़ रही है और पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपनी मॉनिटरिंग में करवानी पड़ रही है, जहां उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि दरअसल मणिपुर में कानून व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, वहां कानून नहीं है। वैसे में प्रधानमंत्री क्या टिप्पणी करेंगे? कुछ लोगों का यह भी तर्क था कि चूंकि गृहमंत्री सीधे मणिपुर को देख रहे हैं, इसलिए मणिपुर पर अगर गृहमंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले वक्तव्य दे दिया है तो प्रधानमंत्री को इस पर बोलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अगुवा है, सरकार उनके नाम पर चलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो देश के नेता, 140 करोड़ के नेता होने की बात को वो स्वीकारते हैं तो फिर यह भी इंपॉर्टेंट है कि देश के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए तो प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बोलेंगे। इसलिए ये स्पीच उनकी मोस्ट अवेटेड स्पीच मेरी नजर में पिछले 9 साल की थी। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 2.5 घंटे तक अपनी स्पीच दी। जितना मैंने ध्यान दिया है 2.5 घंटे के आसपास उन्होंने भाषण दिया है। मणिपुर के सवाल पर उन्होंने कुछ बोला, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद, और वो भी तब जब विपक्ष वॉकआउट कर गया, तब इस पूरी स्पीच में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, प्रधानमंत्री ने लगभग 1.25 घंटे तक, और मैंने इसको काउंट भी किया, मैंने तकरीबन 5 पेज के नोट्स लिए हैं, उसमें 3.5 पेज के मेरे नोट्स सिर्फ इसी बात को लेकर थे कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कांग्रेस पर हमले करते हैं, किस तरीके से विपक्ष को नाकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया नाम की चीज कहां से आ गई, और तमाम चीजें उन्होंने लगातार बोली है। लेकिन जब विपक्ष ने वॉकआउट किया उसके बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मसले पर वॉकआउट किया, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पर इतना ज्यादा हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। तकरीबन 1 घंटे की स्पीच के बाद जब मैंने काउंट करना शुरू किया कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कितनी बार कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जानकर चौंक गया कि 36 बार प्रधानमंत्री ने मेरे 1 घंटे की उनकी स्पीच के बाद, जब मैंने काउंट करना शुरू किया, 1 घंटे तक प्रधानमंत्री बोल चुके, उसके बाद भी 36 बार उन्होंने कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया और 8 बार उन्होंने अपने संसद के साथियों से कांग्रेस शब्द का उच्चारण करवाया। यानी तकरीबन 44 बार बीजेपी का नाम एक बार भी नहीं आया था। ये क्यों? ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी मजबूरी है? 36 बार अगर वो मणिपुर का नाम लेते तो शायद देश को पता चलता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक तरीके से उन्होंने अपनी पूरी स्पीच को कुर्बान कर दिया, तो क्या कारण है? हमारे साथ आज बहुत ही
गंभीर और बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं जिनका संसद कवर करने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद शर्मा जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, बहुत लंबा अनुभव संसद कवर करने का। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, नीरजा चौधरी जी हैं और विजय त्रिवेदी जी भी हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ राहुल देव भी जुड़ेंगे, इनका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत होगा। सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे मेरा प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में तो आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या जिन उद्देश्यों को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन बनाया गया था, क्या वो पूरा हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मसले पर स्पष्टतः अपनी राय रख दी? कांग्रेस के ऊपर इतना वक्त उन्होंने क्यों जाया किया? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं, नीरजा जी भी हैं, विनोद शर्मा जी भी हैं, हम लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर करते रहे, हम लोगों ने भी कवर किया है, विजय जी ने। पहली बार इस बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक नई शैली नजर में आई। जैसे रैली होती है ना, कि रैली में मंच से नेता पूछता है, उसका जवाब नीचे से आता है, तो मोदी जी की शैली है रैली की कि ये होना चाहिए। तो हाँ, तो कल अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने घोटाले गिनाने शुरू किए। 2G घोटाला कब कहाँ हुआ? यूपीए में। फलाना घोटाला, तो वो बोलते थे सवाल और उनके पक्ष के सांसद जवाब देते थे। ये बड़ा लंबा चला। हालांकि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति बड़ी देखने लायक थी, क्योंकि बार बार वो जब कह रहे थे कि ये घोटाला यूपीए में, ये घोटाला यूपीए में, ये घोटाला यूपीए में, तो बाकी तो सब बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि वो खुद 10 साल यूपीए मंत्री रहे। तो बड़ी उनकी विचित्र स्थिति थी। आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसी शैली का अनुकरण किया। उन्होंने, तब किसका राज था? कांग्रेस का। तब किसका राज था? कांग्रेस का। जब ये हुआ तो ये एक नई शैली देखी हमने कि विश्वास मत के दौरान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री रिप्लाई कर रहे हैं विपक्ष के सवालों का, तो वो इस तरह से एक जनसभा वाली शैली में हाउस के अंदर संबोधित कर रहे थे। ये अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता किसी प्रधानमंत्री ने इस शैली में जो है एड्रेस किया हो। तो ये भी एक नया इनोवेशन है संसद के अंदर, मैं तो ये कहूँगा। दूसरी बात, जब आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या, देखिए प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर वही बोला जो वो इससे ज्यादा वो बोलते भी नहीं। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जिक्र किया है उसका, वो कर चुके हैं उन चीजों को। प्रधानमंत्री का ज्यादा फोकस, दरअसल ये 2024 का को ध्यान में रखते हुए उनके भाषण का फोकस था। उन्होंने ज्यादा फोकस किस पे दिया? उन्होंने ज्यादा फोकस दिया, आपने खुद ही कहा 36 बार कांग्रेस का नाम लिया। फिर इंडिया अलायंस को लेकर के उन्होंने जिस तरह से तमाम तरह से बताया कि ये अलायंस क्या है और इनका क्या इतिहास है, वो पूरा जो विपक्षी गठबंधन बना है, एक तो उसको उन्होंने अपने निशाने पर रखा पूरे उसमें। मणिपुर पे तो बहुत बाद में आए, जब विपक्ष सदन से बाहर चला गया तब वो मणिपुर पर आए, और उस वक्त थोड़ा असहज भी दिख रहे थे, क्योंकि सुनने वाला सामने था नहीं। वो बाकी तो सब उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग थे या उनके इंडिया अलायंस के लोग थे। तो ज्यादा जोर उनका विपक्ष को एक तरह से रिडिक्यूल करने पे था, इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा करने पे था, उनके नेताओं को कटघरे में खड़ा करने पे था। और तीसरी समस्या मणिपुर से लेकर के पूरे पूर्वोत्तर की हुई है, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने पर था। वो 47 से शुरू किया कि विभाजन की त्रासदी झेली है, भारत माता के 3 टुकड़े हो गए। उन्होंने जो राहुल गांधी की भारत माता के जवाब पर जो कहा, तो वहां उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। फिर वो 63 में चले गए कि जब नेहरू जी 62 में जब आसाम जब लड़ाई हुई, तो आसाम के लोगों को नेहरू जी ने कैसे बेसहारा छोड़ दिया। फिर वो आ गए 66 में इंदिरा गांधी के टाइम जो एयर स्ट्राइक हुई थी, दरअसल स्ट्राइक तो मिजो उग्रवादियों पर हुई थी, उसको कहा कि अपने देश में अपने नागरिकों पर जो है वो हमला हुआ। तो इस तरह वो दरअसल पूरे मुद्दे को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मणिपुर की समस्या हमारी देन नहीं, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के शासकों की देन है। और ये उनका एक तरह से पूरा प्रयास रहा, और उसी पर वो मेज भी थपथपा रहे थे। तो कुल मिलाकर के मणिपुर पर उतना ही बोले वो। विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष के नेता लोगों ने मणिपुर पर बोला। गौरव गोगोई ने बहुत बेहतरीन तरीके से मोशन को रखा। विनोद जी, इस पूरे भाषण में इसका क्या मतलब था कि तमिलनाडु में 1962 से आपकी कोई सरकार नहीं बनी, बंगाल में 51 साल से सरकार नहीं बनी, यूपी में 38 साल से सरकार नहीं बनी, त्रिपुरा में 35 साल से सरकार नहीं बनी, इसका मणिपुर से क्या लेना देना था? इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या लेना देना था? और क्यों प्रधानमंत्री इस पर हार्पिन करना चाह रहे थे? नहीं, कोई लेना देना नहीं था मणिपुर से। लेकिन मैंने कहा ना, चुनावी भाषण था वो, पूरी तरह से चुनावी मोड वाला भाषण था, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे खारिज की जा रही है, देश की जनता कैसे कांग्रेस में नो कॉन्फिडेंस रख रही है। फिर उन तमिलनाडु और गुजरात और नागालैंड सारे उदाहरण दिए। तो पूरी तरह से इलेक्शन मोड वाला भाषण था, जिसमें उन्होंने
अपने सामने वाले पे। इससे एक चीज जाहिर होती है आशीष कि इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और सारे लोग का बेहद असहज हैं। उनको ये लगा है कि ये बन कैसे गया अलायंस, तो बन तो गया है। अब जितना ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्क्रेडिट किया जा सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसकी साख को कमजोर किया जा सके, तो वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। इसीलिए इंडिया अलायंस पर और कांग्रेस पर अटैक करते रहे वो, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो मुझे लगता है, और मणिपुर की जहां तक बात है, तो मणिपुर पर उन्होंने ये नहीं बोला जो विपक्ष उनसे सुनना चाहता था कि गलती कहाँ हुई, राज्य सरकार की क्या गलती थी या मुख्यमंत्री की क्या गलती थी। उन्होंने खाली बस दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि समस्या तो है। वो समस्या को पीछे ले गए, और समस्या जड़े कहाँ है, फिर वो उस पर चले गए, और बाद में उन्होंने एक तरह से उसको छुआ, और फिर वो अपना जो है, जो मुख्य उनका उद्देश्य था कि पूरी तरह से वो संसद से ज्यादा देश की जनता को एड्रेस कर रहे थे कि भाई देखो ये एनडीए है, जिसमें मैं गारंटी भी दी उन्होंने कहा इनकी गारंटी फर्जी है, अकेले गारंटी जो है वो मोदी दे सकता है इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की, और सारा उन्होंने कहा, और एक व्यंग्य भी किया उन्होंने कि भाई 28 में फिर आप लाना तो ज्यादा तैयारी से आना। तो वो जैसे उन्होंने 18 में कहा था तो 23 में आया, तो उन्होंने उसको भी आगे कर दिया, यानी विश्वास भी जता दिया कि हम फिर लौट के आ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।